सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लॉ में आपने प्रैक्टिस की, ये एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, फिर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो ये आपके लिए कितना मुश्किल था? देखिए, बात ये है कि मुझे तकरीबन 25 साल हो रहे हैं वकालत के अंदर, और तकरीबन 14 साल से मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, और मैं बाय चॉइस इस प्रोफेशन के अंदर आई थी। और आज मैं 25 साल बाद ये कहती हूँ कि ख़वातीन के लिए इससे अच्छा शायद कोई प्रोफेशन हो ना, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी इंडिपेंडेंस है, इसके अंदर जो हमारी एक सोशल कमिटमेंट है, प्रोफेशनल कमिटमेंट से हट के वो बहुत ज़्यादा आपके पास ऐसा मौका आता है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग समाज को तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए मैं समझती हूँ ये एक बेस्ट प्रोफेशन है। आपके सफ़र में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आए, आपको लगा नहीं अब मुझे इस फील्ड में नहीं आना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा, और मुझे लगता है कि लगा था, मैंने आपसे पहले बात की, मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया है। हाँ, चैलेंजेस जो है, देखिए चैलेंजेस जब भी आप किसी भी प्रोफेशन में हो जाती हैं, क्योंकि अमूमन लोग जो होते हैं वो प्रोफेशन से हट कर जो है वो पर्सनल हो जाते हैं। नहीं, ऐसी कभी बात नहीं हो। जब आप एज ए प्रोफेशनल वकील काम करते हैं, आप खुद पर्सनल ना हो, आपने पार्टी को रिप्रेजेंट करना होता है अदालत के अंदर, और अगर वकला अपनी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारी हैं उनको अपने कोड ऑफ एथिक्स के तहत ही करें तो कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक हमारा कल्चर डेवलप होता जा रहा है कि वकला साहिबान जो हैं कभी, और ख़ास तौर पर नौजवान जो हैं जिनको शायद इतना पता नहीं होता, कि थानों में जाते हैं और पर्सनली जाके मुख्तलिफ जगहों पर मुकदमात करते हैं या अपने क्लाइंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए जाते हैं। मैं समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हमारा काम थाने के अंदर नहीं, हमारा काम अदालत के अंदर है। तो जब आप अपने इस कोड को फॉलो करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये ज़्यादा बात है जो अभी आप जिस कॉन्टेक्स्ट में शायद बात कर रही है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और एक सियासी तौर पे जो वकला के साथ पिछले खास तौर पे 2-3 साल से हुआ, वो एक और कहानी। अच्छा मिस, आपकी नज़र में आज जो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है, ये कितनी आज़ादी के साथ काम कर रहा है? क्या सियासी फैसले जो है वो इस पर इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है उसके ऊपर हम हमेशा क्रिटिसिज्म भी करते रहे, उसको बेहतर करने के लिए कोशिश भी करते रहे। लेकिन ये है कि वकला तहरीक के बाद अब जो आजकल की जुडिशरी है, और उसके अंदर जिस तरह आपने देखा आवाज़ें उठी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, और उस हद तक तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि जो जुडिशरी को गुज़िश्ता 2 साल या 2.5 साल जो उसको रोल प्ले करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे क्राइसिस आए, पॉलिटिकल इशूज़ आए, सोशल इशूज़ आए, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ आए, तो उसमें जुडिशरी जो है उसने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो जुडिशरी की पावर है, जैसे 26वीं आईनी तरमीम है, उसके जरिए जुडिशरी का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको तबाह किया गया, और जानबूझते हुए, क्योंकि जुडिशरी अब भी आज़ादी की तरफ सफ़र कर रही थी। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आपको कश्मकश नजर आती है हर अदारे के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर, कि एक तरफ वो हैं जो ताकतवर तबकात के पीछे हैं, और एक तरफ अदारों के अंदर जो डिवीजन नजर आती है वो हैं जो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक डोमिनेटिंग जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वो अब इस सिस्टम की जो आखिरी लड़ाई है उसके अंदर वो बहुत बेरहमी के साथ इस सिस्टम को अपना गुलाम रखना चाहते हैं। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है कि जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और अब हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपने देखा कि 8 जजेस 10 जजेस जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी जो एक नया इशू आया है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने अपने उनके पास ज़ेरे इल्तवा एक केस था, उनके पास एक जिस केस की वो समाअत कर रहे थे वो उनसे विड्रॉ कर लिया गया, और उसके ऊपर आज उन्होंने फिर एक खत लिखा है जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी हैं। तो ये एक हमें इस चीज़ की तरफ एक खुशाइंद जो जुडिशरी का मुस्तकबिल है, मैं समझती हूँ कि उसकी तरफ एक इशारा है। अच्छा, ये जो खींचातानी चल रही है अब, इसका क्या अंजाम देखती हैं आप? देखिए, ये खींचातानी जो है ये बहुत अच्छी बात है कि खामोशी नहीं रही, और जो जजेस हैं, जैसे अभी मैंने पहले जिक्र किया कि ये नहीं है कि एक तरफ जुडिशरी जा रही है, उसमें से वो आवाज़ें उठ रही हैं। तो अब आगे वक्त आएगा, और हम ये समझते हैं कि जिस तरह हमारी भी स्ट्रगल जारी है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान के जो लॉयर्स, अब और इसी तरह जुडिशरी के अंदर भी ये सोच उभरी है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी है। अगरचा हमें बड़ी मायूसी है, जो जुडिशरी का किरदार होना चाहिए था वो उस तरह नहीं है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, वकला तहरीक में पूरा पाकिस्तान निकला, और वो अदलिया की आज़ादी के लिए निकला था। लेकिन मायूसी के बावजूद हम इस तरह नहीं है कि उनका किरदार हमें ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बात की कि अफसोसनाक तो है, लेकिन इतना मायूस कुन नहीं, क्योंकि उधर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और उधर वो लोग भी मौजूद हैं जिनको अपनी आईनी जिम्मेदारियों का एहसास है। लेकिन तो मैं उसके बाद तो वकला तहरीक कोई नहीं उठी, उस तरीके से काम नहीं हुआ। क्या समझती हैं आप? देखिए, वकला तहरीक तो एक तसलसल के साथ हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, मुख्तलिफ फेजेस होते हैं मूवमेंट के। जब आप 2007 की अगर
अगर बात करें तो वो भी एक दिन की बात नहीं थी कि एक दिन में मूवमेंट जो थी वो उठ गई थी। वो मूवमेंट भी आपने शायद आपको याद हो कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, एक मैं आपको मिसाल देती हूँ कि LFO आया था, उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू जजिस की, जिसमें टेन्योर का भी मामला था, तो उस पर भी जो वकला थे वो निकले, उन्होंने उस वक्त भी लॉन्ग मार्च किया था। तो ये कंटिन्यूटी थी। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब पूरी पोलिटिकल पार्टीज जो थी, उन्होंने कोई सेल्फ एग्जाइल में चला गया, किसी ने कंप्रोमाइज कर लिया, तो उस वक्त भी वकला ही लड़ रहे थे। तो वो फिर जब मुख्तलिफ फेजेस होती हैं, ये सारी एक मूवमेंट है और आज भी जारी है, क्योंकि अभी हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हमने सुपरमेसी कायम करनी है। पाकिस्तान की जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं शहरियों के, वो किसी तरह भी सिक्योर नहीं हो सकते। तो इसलिए अभी हमने बहुत सारा सफर तय करना है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि ये सफर जारी है, ये सफर रुका नहीं है। 26वीं तरमीम की आपने बात की, 26वीं तरमीम डिवाइड के बावजूद जो है उसके ऊपर कोई वकला तहरीक नहीं आई, क्या कोई एका नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि एक हाइब्रिड निज़ाम है, एक बहुत जबर का निज़ाम है। देखें, अब हम ये तवक्को करते थे कि पार्लियामान के अंदर जो पार्टीज़ मौजूद हैं और जो हुकूमत में पार्टीज़ मौजूद हैं, ये हम एक तरफ रख देते हैं कि किस तरह उनके जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, अभी उनकी लेजिटिमेसी क्या है, मैं इसकी भी बात नहीं करती। कीपिंग इट असाइड, अगली बात क्या है कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या थी। ये वो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं कि जिनके वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हुई हैं। उन्होंने बेहतर पाकिस्तान के लिए, आप MRD की मूवमेंट से शुरू हो जाएं, आप माजी में चले जाएं, किस तरह लोगों ने किले काटे। तो बात यह है करने की कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो इस वक्त जो माहौल है, या आप कह लें कि इस वक्त जो सियासी जदोजहद है वो बिल्कुल चल रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप समाज का जायजा लें तो पाकिस्तान को डीपोलिटिसाइज किया गया, खासतौर पर जब MRD की मूवमेंट के बाद लोगों को सियासत से दूर रखा जाए। तो उसका आपने देखा कि जो आपकी जो एक नर्सरियाँ होती हैं जिनको कहते हैं कि जो तुलबा तंजीमें हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, इसी तरह ट्रेड यूनियंस नहीं है, इस तरह कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर पॉलिटिकल कैडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये सब के बावजूद आपने देखा कि वकला रजिस्ट कर रहे हैं, बार एसोसिएशन रजिस्ट कर रही हैं, और पूरी कौम ने जिस तरह जब भी मौका आया उन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो ये मैं समझती हूँ कि आने वाला वक्त जो है अब वो इस सिस्टम के खिलाफ पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, और पाकिस्तान के अवाम यही चाहते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम तो चाहते हैं जी, पाकिस्तान के सियासतदान चाहते हैं। पाकिस्तान के सियासतदान अगर चाहते होते तो आज यकीनन पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत मुख्तलिफ होते, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने सरेंडर किया ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। जिस तरह वो कंप्रोमाइज़ कर गए कुछ देर के इक़्तिदार के लिए, तो ये चीज़ें जो हैं, और वो सियासतदान नहीं मैं कहूँगी, ये एक पोलिटिकल एलीट है। पाकिस्तान के सियासतदानों की भी बड़ी कुर्बानी है। आप हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर आज तक आए, वहाँ पर बहुत सारी कुर्बानी है लोगों की, लेकिन बात यह है कि ये कुछ लोग जो कि सियासी चेहरे तो बने हुए हैं, असल चेहरे नहीं है। जब पाकिस्तान में नजरियाती सियासत आगे चलेगी तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान का सियासतदान जो है वो किस तरह है। ठीक, 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो अभी दरख्वास्तें भी लगेंगी, और आप क्या समझती हैं कि ये रिवर्स होगी या सस्टेन करेगी? जी, मैं समझती हूँ कि ये रिवर्स बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर ये सस्टेन करती है, ये सस्टेन कर ही नहीं सकती। इसके अंदर इनबिल्ट बहुत सारे लिक्यूनाज हैं और इसने पाकिस्तान के आइन को तबाह बर्बाद कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जो भी किसी आप कोई रियासत ले लें, वो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं रियासत के, और वो किसी तरह भी जमहूरियत क्या अपनी जुडिशरी के बगैर नहीं चल सकते। जब तक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो तो कोई तस्वर नहीं है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट का। जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके ज़रिए पाकिस्तान के अमली तौर पे पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि आप ये देखेंगे, देखें जो सबसे बड़ी अदालत है वो कौन सी, सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और उसके ऊपर एक आईनी बेंच बिठा के अदलिया की, और वो आईनी बेंच कौन सा है कि जिसको मेजॉरिटी जो हुकूमत के लोग हैं जुडिशल कमीशन के अंदर वो प्रिवेल करेंगे, और वो उस आईनी बेंच को बिठाएंगे जिसने इंटरप्रिटेशंस करनी है उन केसेस की जिसमें एक फ्री गवर्नमेंट है। तो इस तरह जो अदलिया का किरदार है उसको ख़त्म कर दिया गया। जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जो आइन के तहत बनी थी उसके ऊपर एक आईनी बेंच बिठा के हम ये समझते हैं कि उसकी आज़ादी को सलब किया गया है। तो इसके ऊपर जो अब आपने भी जिक्र खुद किया कि अब ये पिटीशंस लग रही हैं, लेकिन जो हम लोग जो लॉयर्स हैं अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें हर सूझबूझ रखने वाला हर बड़ा कानूनदान जो है वो मुतालबा कर रहा है कि जो फुल कोर्ट बननी चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट ने वकला तहरीक के बाद बहुत ज़्यादा बार के अंदर अपने कुछ लोगों के थ्रू इंटरवेंशन शुरू कर दी। अब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके सदर भी कम्प्रोमाइज्ड है और वो इन्हीं कुव्वतों के आगे, इन्हीं कुव्वतों के हाथों में वो खेल रहे हैं। लेकिन इसके साथ
साथ मैं आपको बताऊं कि एक वुकला एक्शन कमेटी बनी है जो कि सारे साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और उसके अंदर सिटिंग मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे, हाई कोर्ट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें आज के भी हैं और जो साबका भी हैं, उन सब ने मिलकर जो नेशनल एक्शन कमेटी बनाई है उसने 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दी है और ये पूरे पाकिस्तान के वुकला की आवाज़ है। हम इसके खिलाफ मुख्तलिफ पिटिशन दायर हुई हैं, जिसमें आज लाहौर बार एसोसिएशन ने भी किया है, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने, बलूचिस्तान से पूरे मुल्क की बार एसोसिएशन ने उनमें पिटिशन दायर की हैं। और हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि जो आईनी बेंच बनाए उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपने ही खिलाफ जो केसेस हैं उसको सुने। तो हमने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से कि वो फुल बेंच बनाए और फुल बेंच के आगे ये केसेस रखने चाहिए जो इस चीज़ का तयन करे कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है वो उसका फैसला करे। अच्छा मिस, अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला अब आया है इसको रिवर्स होने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए, ये अगर जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट इसके अंदर अभी आपने भी देखी, मैं मैरिट्स के ऊपर नहीं जाती, वो तो सबके सामने थे, लेकिन जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट है जिसमें वो लेटर आ गया है कि जो लेटर पहले मंजर आम पे नहीं था, लेटर बल्कि वो जो बरतानवी अदालत का फैसला है उस फैसले में हर चीज़ जो है बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। और ये केस मैं समझती हूँ कि ये अब 1 मिनट भी नहीं लगेगा जब ये अपीलें उनके दायर होंगी बानी PTI की तरफ से जो अपील सब जा रही हैं, तो अगर इंसाफ होगा तो ये सस्टेनेबल नहीं है ये फैसला, और इसको बहुत कम वक्त में ये फैसला जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अच्छा रबिया जी, इमरान खान की सज़ा है, नून लीग के सियासतदानों की सज़ाएं हैं, इन सब में क्या फ़र्क देखती हैं आप? देखिए, मैं अगर ज़ाती बात करूं तो सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगी कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी जो है उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अच्छा। मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं करती, आप ज़रा और पीछे चले जाएं, भुट्टो से शुरू कर लें। भुट्टो के जो जुडिशल मर्डर था वो हो, बेनज़ीर साहिबा के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के ऊपर केसेस बनते रहे। लेकिन ये केसेस कब बनते रहे? ये केसेस तब बनते रहे कि जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आज तक इन केसेस के, और मैं एक और बात, अभी पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी कि क्या फ़र्क क्या है, वो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट वैसे ही इरोड हो जाता है कि जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता रहा। दूसरी बात ये है कि देखिए, इमरान खान साहब के बारे में और एक मतलब हर जो भी बंदा सोसाइटी में होता है एक परसेप्शन होती है, उनके बारे में एक लेजिटिमेट परसेप्शन हमें नज़र आती है कि वो करप्ट नहीं है, ठीक है जी। और जबकि दूसरी तरफ, क्योंकि आपको नज़र आता है कि उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस रही हैं बाकी जो लीडर्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कि उनके ऊपर करप्शन के सीरियस चार्जेस रहे हैं। अगर मैं पनामा केस की बात करूं तो मैं ये समझती हूँ कि पनामा केस को जिस तरह विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, अगर उसको और दीगर जो केसेस थे अगर उनको मेरिट के ऊपर उस वक्त देखा जाता तो शायद उनको वो सज़ाएं होती कि, और स्ट्रॉन्ग एविडेंस इनके पास होती कि जिसके ऊपर उनको सज़ाएं दी जा सकती थी, लेकिन विद ड्यू प्रोसेस और फेयरनेस के साथ। लेकिन मुझे कई दफ़ा महसूस होता है कि शायद जानबूझ के उसमें इस तरह के लेक्यूनाज रखे गए कि उनको सज़ाएं नहीं मिल सकी, और बल्कि वो उनके लिए उनके पास भी एक टूल आ गया कि वो उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी करते रहे। जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लुक है, ये रिसेंट हिस्ट्री अगर हम इसकी बात कर लें तो जो मेरे इल्म के मुताबिक उनके पास तकरीबन उनके ऊपर 250 के करीब केसेस हैं, और आपने देखा कि जिस तरह केसेस चलते रहे और वो बरी होते गए। तोशा खाना केस पीछे, वो साइफर केस है, फिर इद्दत का केस है। तो मुझे ये बड़ा अफसोस होता है कि जैसे इद्दत टाइप और इस तरह के जो फ्रिवलेस केसेस हैं कि आप किसी की ज़ात को और उसके घर की ख़वातीन को आप इस तरह विक्टिमाइज़ करते हैं पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बड़ी तकलीफ भी देती हैं और अफसोसनाक भी हैं। तो आप क्या समझती हैं कि हमारी अदलिया ने इन पॉलिटिकल बेस पर फैसले किए हैं? देखिए, केसेस बनाने की बात है कि जो केसेस बने हैं वो साफ नज़र आता है कि पहले इमरान खान साहब के ऊपर तो कोई केसेस नहीं थे। जिस दिन उन्होंने ज़रा सीधे हुए सिस्टम के खिलाफ तो उनके खिलाफ केसेस बने। अलकादर ट्रस्ट केस का अगर हम बात करें तो उसमें ना वो बेनिफिशरी हैं, अगर नैब लॉज की बात करते हैं तो ना वो बेनिफिशरीज हैं, ना गवर्नमेंट को कोई नुकसान हुआ। ये बेसिक पैरामीटर्स हैं नैब लॉज के एप्लीकेबिलिटी के हवाले से भी। दूसरी बात है कि सारा पैसा ट्रस्ट को गया है। तीसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो ट्रस्ट के ऊपर चलते हैं और वो बना है, और अभी तक कोई चीज़ ऐसी ग्राउंड के ऊपर नहीं आई कि वो मतलब जहाँ पे जाहिर होगी किसी किस्म की कोई करप्शन हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं साथ ज़रूर इमरान खान साहब के हवाले से या किसी भी सियासतदान के जो हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर होते हैं कि उनको भी थोड़ा इस चीज़ के हवाले से, मोरालिटी के ऊपर मैं सिर्फ बात करूँगी कि जैसे मलिक रियाज साहब हैं, उनके हवाले से मेरा ख्याल है कि उनको इन मामलात के अंदर या उनके साथ किसी तरह की कोई फेवर गवर्नमेंट के लिए भी नहीं लेनी चाहिए थी या पब्लिक एट लार्ज के लिए भी नहीं लेनी चाहिए थी कि मतलब जो उनके बाकी मामलात हैं उनके ऊपर भी बात होती रहती है।
तो मैं ये नहीं कहती अभी तक उनके खिलाफ भी कोई मैंने ऐसा फैसला तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि चूंकि वो चीज़ें अगर मोरालिटी के ऊपर चलें तो हमें हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर अपने आप को ज़रा एहतियात करनी चाहिए।